नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अपराध चाहे जितनी भी चालाकी से किया जाए, लेकिन ना अपराध छिपता है और ना ही अपराधी। जैसी करनी वैसी भरनी का सबक उन्हें भी मिलता है जो किसी और के किए को छुपाने का अपराध करते हैं। 26 मार्च 2016 को कानपुर के शास्त्री नगर थाने की पुलिस को एक अधजला शव मिला। हत्या 25 मार्च 2016 को हुई थी। हत्यारा अभी तक मुखौटे में था और जिसकी हत्या हुई थी उस लड़की का नाम मीनल तिवारी था। शव मिलने के 5 दिन बाद शव की पहचान मीनल तिवारी के नाम से कर ली गई थी। लेकिन इस घटना के 2 महीने बाद भी अपराधी की कोई लीड नहीं मिली थी और यह केस बैकलॉग में चला गया। लेकिन जून 2016 से कानपुर के हर्षनगर इलाके में कुछ नई वारदातों का सिलसिला शुरू होने वाला था, जिसका कनेक्शन मीनल तिवारी की हत्या से भी जुड़ा था। पाँच किलो काजू कतली और कैसी लग रही है जलेबी? 5 किलो रसगुल्ला। हाँ, और 2 किलो रसभरी डाल रहे 2 किलो रस भरी। अंकल 5 किलो काजू कतली, 5 किलो रसगुल्ला, 2 किलो रस भरी। पैक कर। कार्ड स्वाइप करते हो ना? जी। अरे यार चले। अरे साले साहब, गधा अगर सर पे ताज भी पहन लेना तो भी वो साम्राज्य डुबा ही लेता है। क्यों आप पापा जी का धंधा बिगाड़ रहे हो? हाँ, देखिए ये गिराइक सामने वाली दुकान पे जा रहे हैं आपकी वजह से। मुनीम जी, उत्तराधिकारी अब मैं। राजकुमारी को अपना बना लेने से ना राजा नहीं बन जाओगे जीजा जी। निकाल! अरे अरे रुको! आज के बाद अगर इस दुकान में कोई भी कुछ खाया पिया ना तो सबके टांगे तोड़ दूंगा, समझा? हेलो, नहीं सर, हम कंप्लेन करना नहीं चाहते और ना केस करना चाहते हैं। आप घबराइए मत, वो लोग जो कोई भी थे हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। नहीं, हम बात यही खत्म करना चाहते हैं और इस मामले में जिनका नुकसान हुआ है उनकी हम भरपाई कर देंगे ना। सर ये मामला यही रफा दफा कर दीजिए। सर वो कंप्लेन करें ना करें लेकिन हमें करनी है। सर उन गुंडों को पकड़िए। देखिए बेवजह मेरी बीवी का सर फोड़ दिया। कौन थे वो लोग? आप पहचानते हैं उन्हें? नहीं सर, हम यहाँ किसी को नहीं जानते। हम तो यहाँ मिठाई लेने आए थे और 2 गुंडे आए वहाँ पे और धमकी देने लगे। कहने लगे कि इसके बाद इस दुकान पे कोई भी आया तो हम उसे मार देंगे, टांगे तोड़ देंगे। आप फिलहाल इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाइए, हम देखते हैं। साहब, सीसीटीवी फुटेज दिखाने से तो हम आपको मना नहीं कर सकते, लेकिन इस सीताराम के पछड़े से हमें दूर रखिएगा। ये जिन 2 गुंडों ने आपके पड़ोस में सीताराम की दुकान में तोड़फोड़ की, उनसे सारा बाजार डरता है क्या? सर गुंडों का तो पता नहीं, लेकिन इस सीताराम दुबे से पूरी बाजार में कोई भी बोलचाल नहीं रखना चाहता है साहब। ऐसा क्यों? सर इसके बारे में क्या पता है साहब? बड़ा अच्छा बुड्ढा है साहब। अपनी बेबी मरी तो उसकी 13वीं मनाती, अपने लिए दूसरी बेबी लेके आया। साहब सीताराम की बीबी उसकी बेटी से 6-7 साल छोटी है। मुझे लगता है कि वो गुंडे सीताराम की बीबी को जानते हैं, जिसको सीताराम कैसे भगा के लाया है।
लाइए हम कर देते हैं। नहीं, हम कर लेते हैं ना। हल्दी वाला दूध ले आए आपके लिए। सर, वो हमलावर जिस बाइक पर आए थे उस बाइक का नंबर मैंने आरटीओ भेज दिया है। सर, उन हमलावरों को मार्केट में पहले कभी किसी ने नहीं देखा। हाँ, लेकिन ज्यादातर दुकानदारों का यही कहना है कि ये अटैक इसीलिए हुआ क्योंकि सीताराम दुबे ने एक 24 साल की लड़की से शादी की थी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीताराम ने उस लड़की से जबरन शादी की हो और केस इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका भेद खुल सकता था। और सर, ये भी तो हो सकता है कि हमला करने वाले उस लड़की के जानने वाले हों। ये तो होना ही था। पापा जी ने कांड जो ऐसा किया है वो तो शुक्र मनाओ कि किसी को गोली नहीं लगी। तुम जो आज हो ना अपने पापा की बदौलत ही हो। आहा, तुम तो उनकी तरफदारी करोगे ही। उन्होंने अपनी बेटी जो तुम्हारे नाम कर दी है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि तुम क्या चीज हो। उनका हिसाब किताब करते करते ना हमारी जिंदगी खराब कर दी है तुमने। तुम्हारे भाई का टेटवा निकालकर तुम्हारे गले में फिट कर दूंगा। और जोर से अभी तक किसने सुना नहीं है। तो ये हम पे हाथ भी उठाने लगे हैं। हमें सीताराम और उनकी पत्नी श्रद्धा से बात करनी है। हाँ, हम बुलाते हैं उनको। बुलाइए। हाँ आदर्श। सर, हमने उन दोनों आदमियों को पकड़ लिया जिन्होंने सीताराम की दुकान पर हमला किया था। उनका बोलना है कि सीताराम की दुकान पर तोड़फोड़ करने का उनको पैसा मिला था। किसने दिया था पैसा उन्हें? मालिक, श्यामदास सेठ को पुलिस पकड़ के क्यों ले गई? देखो, हमारी इतनी अवभगत मत करना, हमें अच्छा नहीं लगता है। देखिए, हम आपके ऋणी हैं। आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। पापा जी, पुलिस आई है। हमें पता चला आपकी दुकान पे जो हमला हुआ, आपके पड़ोस की दुकान वाले श्यामदास ने वो हमला करवाया था। अरे वो कमीना शुरू से ही हमसे जलता है, उसकी दुकान चलती नहीं है ना। लेकिन हमने तो ये भी सुना है कि हमको पता है कि अब आप क्या पड़ताल करने वाले हैं। अब इस उम्र में हमने शादी की है तो कोई गुनाह की है? हमने ऐसा कब कहा? लेकिन क्या ये शादी आप दोनों की रजामंदी से हुई थी? हाँ, दरअसल हमारी स्वर्गवासी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि हम उसके मरने के बाद में दूसरा घर बसा ले, और इसीलिए तो हमने matchmaker.com पे अपना शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया। और श्रद्धा ने तो खुद हमें पसंद किया है। क्या ये सच है? जी सर। श्रद्धा ने पुलिस से यही कहा था कि ये शादी उसकी मर्जी से हुई थी, लेकिन 24 वर्षीय श्रद्धा का 63 वर्षीय सीताराम के साथ शादी करना एक ऐसा रहस्य था जो बहुत जल्द एक ऐसे केस को जन्म देने वाला था जिसका कनेक्शन 2 महीने पहले हुई मीनल तिवारी की हत्या से भी जुड़ा था। सर, सीताराम जी आए हैं। वो कह रहे हैं उनकी पत्नी श्रद्धा कहीं मिल नहीं रही है। बुलाओ उन्हें। सर, श्रद्धा रोज सुबह 7 बजे केशव नगर मंदिर जाती है और 8 बजे तक घर वापस आती है। अब शाम होने को आई, अब तक उसका कोई पता नहीं चला। तुम लोग आसपास पूछताछ करो। ये लड़की यहाँ पर आए थे? हाँ साहब, ये लड़की रोज यहाँ आती है लेकिन आज नहीं आई। इसके पति सीताराम जी भी इसके बारे में पूछ के गए। या तुम्हारी माँ गायब हो गई है और तुम यहाँ मजे कर रहे हो? हाँ? जीजा जी, हमारी माँ तो महीनों पहले ही भगवान को प्यारी हो गई। अच्छा, तो तुम उनको अपनी माँ मानते ही नहीं हो ना, उल्टा पापा जी से जलते हो कि तुम्हारा ब्याह करने के बजाय उन्होंने अपना ब्याह कर लिया है। कि ऐसा तो नहीं कि तुमने ही सासू माँ को गायब कर दिया है?
तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा है ना? यही बुरे खिलाती थी तुमको वो? सर, श्रद्धा का फोन सुबह 7 बजे हर्षनगर में बंद हुआ, जहां पर सीताराम का घर है। मैंने भी मंदिर में पता किया, लेकिन वो आज सुबह मंदिर भी नहीं पहुंची। मंदिर और घर के बीच में उससे रिलेटेड कोई लीड भी नहीं मिली। श्रद्धा ने कहा था उसने सीताराम से शादी अपनी मर्जी से की थी। एक 24 साल की लड़की का 63 साल के आदमी से शादी करने का फैसला खुद का होगा। हो सकता है श्रद्धा इस शादी से खुश ना हो, इसलिए भाग गई हो। सर, गौतम नगर में श्रद्धा की माँ का घर है, लेकिन वो अपने मायके भी नहीं पहुंची। मैं श्रद्धा की मां से मिलता हूं, तुम सीताराम के घर उसके नौकरों से पूछताछ करो, शायद पता चले श्रद्धा क्या वाकई ये शादी से खुश थी या कहानी कुछ और ही है। सर, जी साहब। आप श्रद्धा की मां हैं? जी हाँ साहब। श्रद्धा का कुछ पता चला क्या? अभी तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमने सुना है श्रद्धा ने ये शादी अपनी मर्जी से की थी। क्या ये सच है? जी साहब। कहीं ऐसा तो नहीं आपने या श्रद्धा ने ये शादी सीताराम की दौलत देख के? नहीं साहब, बल्कि श्रद्धा की शादी उसकी मर्जी और उसकी खुशी से हुई थी। क्या कोई आपका ऐसा रिश्तेदार है जहां श्रद्धा जा सकती हो? ऐसा तो कोई रिश्तेदार नहीं है साहब। हाँ, बस उसका एक छोटा भाई है, संकल्प। कहाँ है वो? वो सीताराम जी के यहाँ ही नौकरी करता है। मालिक, श्रद्धा दीदी का कुछ पता चला क्या? हमसे क्या पूछता? मुनीम जी से पूछ, वही रखते हैं खबर उसकी। तो श्रद्धा ने शादी के बाद अपने भाई को सीताराम के यहाँ नौकरी दिलवा दी? जी नहीं साहब, वो शादी के पहले भी वही नौकरी करता था। हाँ आदर्श सर, मेरी सीताराम के घर के नौकरों से बात हुई, उनसे एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सर, सीताराम के पुलिस स्टेशन आने से पहले ही उनकी बेटी ने उनसे बोला था कि श्रद्धा किडनैप हुई थी। हाँ साहब, लेकिन सेठ जी ने उनकी बात नहीं मानी थी। सर, रितु ने झूठ बोला था हमको। लेकिन रितु ने कहा उसने श्रद्धा को किडनैप होते हुए देखा था। ये सच है ना? सर वो पापा जी, सर जाने दीजिए। क्या जाने दीजिए? जो भी बात है साफ साफ बोलिए। सर आप चुप रहिए। आपने श्रद्धा को किडनैप होते हुए देखा था? हाँ सर, लेकिन पापा जी ने हमारी एक बात नहीं सुनी। वो तो हमें झूठा समझते हैं। इनको तो हमारी किसी बात पे यकीन नहीं होता। कहाँ किडनैप हुई थी श्रद्धा? सर वो केशव नगर में एक सफेद रंग की गाड़ी थी और कुछ लोग उसे उठाकर लेके जा रहे थे। सर हम उसे बचाने भी गए और देखिए ना, उस चक्कर में हमें भी चोट लग गई। आदर्श, इनके साथ जाओ, पता करो वहां क्या हुआ था। सर, हम पहले वहां जाके देख के आए हैं, वहां ऐसे कुछ नहीं हुआ। रितु झूठ बोल रही है। लेकिन आपकी बेटी झूठ क्यों बोलेगी? ये उसकी आदत में है, मनगढ़ंत कहानियां सुनाते रहती है ताकि ये उसकी बकवास सुनकर हम उसको अहमियत दे। हाँ अंकल, मम्मी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो भी हमारे तरह अकेले हो गए, कोई उससे बात भी नहीं करता। सर एक मिनट। हाँ सर, यही वो जगह है जहाँ से श्रद्धा गायब हुई थी। मेहता, आसपास पूछताछ करो। सर, जब किडनैपिंग हुई क्या टाइम हो रहा होगा? सर वही करीब 7, सवा 7 बजे। श्रद्धा मंदिर जा रही थी और हम सुबह सुबह की वॉक करके घर लौट रहे थे। सर हम घर जाएं, हमारा छोटा बच्चा है ना, उसे भूख लगी होगी। ठीक है, आप जाइए। रितु के बयान के आधार पर पुलिस ने उस एरिया में पूछताछ की, लेकिन वहां न श्रद्धा की किडनैपिंग का कोई विटनेस मिला और ना ही उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज से कोई क्लू। सर, सीताराम की बेटी ने जो जगह हमें दिखाई वहां पर पूछताछ भी की और वहां के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिससे पता चले कि वहां पर कोई किडनैपिंग भी हुई थी।
अरे चिंटू क्या कर रही है, क्या कर रहा है तू? नहीं बेटी ये अरे सुनो, ये कैसा सुनो चिंटू, क्या है? शांत हो जाओ। अपनी बेटी रितु को बुलाइए। मम्मी घर पर नहीं है। कहाँ गई है बेटा आपकी मम्मी? हमें मालूम नहीं, लेकिन मम्मी बहुत रो रही थी। मम्मी, या तो कोई नहीं है, आप किसको दिखाने के लिए रो रही हो? मम्मी कहती है यह सब सेल्फिश है, सब खुद को ही प्यार करते हैं, इसलिए मैंने सबकी प्यारी चीज तोड़ दी। इनकी वजह से कोई किसको टाइम भी नहीं दे पाता है। रितु को फोन लगाइए, हमें उससे बात करनी है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर रितु का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सीताराम जी, कहीं ऐसा तो नहीं रितु ने श्रद्धा को गायब किया और आपसे झूठ बोला हो? अब जब उसका झूठ पकड़ा गया तो वो खुद गायब हो गई। क्या सर आप कुछ भी बोल रहे हैं? हम कुछ भी नहीं बोल रहे, श्रद्धा के गायब होने की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इस घर में श्रद्धा से किसी को कोई प्रॉब्लम रही हो, या श्रद्धा को आप लोगों से? श्रद्धा खुद गायब हुई है या आप लोगों में से किसी ने उसे गायब कर दिया है? श्रद्धा की फिलहाल कोई लीड नहीं थी, लेकिन जल्द ही रितु का गायब होना भी रहस्य बन गया और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सर, रितु का फोन यहीं पर बंद हुआ था और इसकी लाश भी हमें यहीं पर मिली है। ये देखिए सर, ये निशान लगता है गला घोंट के मारा गया। हमारी टीम आसपास पूछताछ कर रही है, शायद कोई लीड मिले। फॉरेंसिक टीम कब तक आ रही? बस आने वाली है सर। सर, इन्होंने रितु के साथ यहाँ किसी औरत को देखा था। पहले तो इस औरत को हमने यहाँ अकेला देखा था। फिर बाद में हम वापस लौट कर आए तो देखा ये औरत किसी और औरत के साथ बात कर रही थी। कौन थी वो औरत? सर उसका चेहरा तो हमने नहीं देखा क्योंकि हम बहुत दूर से देखे थे, पर वो साड़ी पहन रखी थी। सर श्रद्धा भी साड़ी पहनती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी ने जिसे देखा हो वो श्रद्धा ही हो? लेकिन श्रद्धा तो कल से गायब है, रितु से मिलने क्यों जाएगी? सर हो सकता है श्रद्धा गायब ना हो और रितु के झूठ का कोई राज हो। तिवारी, कहीं ऐसा तो नहीं इस राज का कनेक्शन रितु के मर्डर से हो? रितु का मर्डर हो गया। अंकल, मम्मी कहाँ है? उनको कुछ ही नहीं हुआ है ना अंकल? बेटा तुम्हारी मम्मी हम सब लोगों को छोड़कर भगवान के पास चली गई है। मुझे मालूम है, आप सबने ही मम्मी को भगवान के पास भेजा है। आप मम्मी से प्यार नहीं करते थे। चिंटू, आप लोग चिंटू के बात का गलत मतलब मत निकालना। वो अपने मम्मी से बहुत प्यार करता है। लेकिन क्या आप लोग रितु से प्यार करते थे? रितु का आपकी बीवी श्रद्धा के साथ कैसा रिश्ता था? सर हम सब लोगों का रिश्ता अच्छा ही है। मुझे तो लगता है कि श्यामदास की तरह किसी दूसरे ने हम लोगों के ऊपर चिढ़ निकाली है अपनी, इसलिए पहले मेरी सासू मां गई और अब रितु का मर्डर हो गया। अगर कोई घर वाला नहीं तो बाहर वाला कौन कर रहा है ये सब? ये हमें नहीं पता सर, हमें तो श्रद्धा की फिक्र हो रही है कहीं उसका भी कोई। सर ये बाहर वाले नहीं, किसी घर वाले का ही काम लगता है। मैंने सीताराम के घर के आस पड़ोस में भी पूछताछ की, प्रॉब्लम उस फैमिली में है, वहां किसी से नहीं बनती। लेकिन घर वाला ऐसा कौन होगा जिसका श्रद्धा को गायब करके रितु के मर्डर से कोई फायदा हो? सर श्रद्धा क्यों गायब हुई इसका अभी तक हमारे पास कोई लीड नहीं है, लेकिन रितु के मर्डर में श्रद्धा के कनेक्शन की एक थ्योरी बनती है। कैसी थ्योरी? सर पता चला है कि श्रद्धा के भाई संकल्प को रितु के पति विशाल ने सीताराम की दुकान पर काम पे लगवाया था और काम पे लगने के 6 महीने बाद ही श्रद्धा की शादी सीताराम से हो गई थी। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि श्रद्धा की शादी सीताराम से होना विशाल की कोई साजिश है? नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है सर। और ये भी हो सकता है कि इस राज का पता सीताराम की बेटी रितु को भी चल गया हो। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि रितु के साथ जो औरत देखी गई थी वो श्रद्धा थी और श्रद्धा ने रितु का मर्डर विशाल के इशारे पे किया होगा। श्रद्धा को अब रितु के मर्डर का सस्पेक्ट मानकर भी ढूंढा जा रहा था। श्रद्धा के भाई संकल्प से भी पूछताछ की जा रही थी,
और सीताराम श्रद्धा की शादी और ऋतु की हत्या में विशाल श्रद्धा की मिली भगत को भी खंगाला जा रहा था और ऋतु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसके संकेत भी दे रही थी। सर, ये ऋतु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या उसका गला घोंटने से की गई और सर उसकी बॉडी पर ऐसे चोट के निशान भी मिले हैं जो उसकी हत्या से पहले के हैं। सर हो सकता है ऋतु घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो। मुझे मालूम है, आप सबने ही मम्मी को भगवान के पास भेजा है। आप मम्मी से प्यार नहीं करते थे। ऋतु के बेटे ने जिस तरह से रिएक्ट किया था उसे देखकर तो ये लगता है कि ऋतु के अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन ठीक नहीं थे। आई एम श्योर सर, ऐसा ही है। मैंने सीताराम के घर के नौकरों से पूछताछ की तो पता चला कि ऋतु श्रद्धा से चिढ़ती थी और इसका कारण विशाल और श्रद्धा का अफेयर हो सकता है सर। तो हो सकता है ऋतु के साथ जिस औरत को देखा गया था वो श्रद्धा ही हो। एक काम करते हैं, ऋतु के हस्बैंड विशाल और उसके बेटे चिंटू से ऋतु के बारे में बात करते हैं, शायद कुछ पता चले। सर, टू इंटू वन इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। हमें आप दोनों से कुछ बात करनी है। जी सर। चिंटू बेटा, डरो नहीं, जो भी जानते हो खुल के बताओ। क्या आपके पापा आपकी मम्मी को मारा करते थे? सर मैं मानता हूं कि मैंने उसको 2-3 बार मारा है, लेकिन कभी इतना भी नहीं मारा सर कि उसको इतना गहरा घाव हो जाए, बल्कि वो खुद अपने आप को पीटती थी सर। ऋतु खुद अपने आप को क्यों पीटेगी? वो इसलिए ऐसा करती थी कि वो चाहती थी कि सब लोग उसको तवज्जो दें। लेकिन तुम्हारा बेटा तो बोल रहा है कि तुम ऋतु को मारा करते थे। सर वो तो खुद अपनी माँ की देखम देख में अपने आप को चोट लगा लेता था। उसने कुछ दिनों पहले अपने हाथ को चोट लगा दी थी। सर वो भी यही चाहता था कि सब लोग उसके आओ भगत में लगे रहे। चाहिए तो पूछ लीजिए सर आप उससे। चिंटू बेटा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ भी आप जानते हो सच सच बताओ, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ अंकल, हमने ही अपने हाथ पे चोट लगाई थी। रितु, इसे केसर का दूध पिला देना। पापा जी, डॉक्टर ने पहले बोला है उसे खाना खिलाने के लिए और उसी के बाद तुरंत दवाई। ये इसे खाना खिला देना। नहीं, हम अपनी मम्मी के हाथ से ही खाना खाएंगे। हेलो जी। ये चोट तुमने अपने आप लगाई है ना? देखते ही पहचान गए थे। आखिरकार खून तो अपनी माँ का ही हो, हाँ? और हाँ, अगली बार अपनी आप भगत करानी हो ना तो अपनी मामा का सर फोड़ के आना, तो गोदी में बैठा के खिलाएंगे, समझे? चलो अब मुंह खोलो, लो चूसा भी मम्मी के हाथ से ही खाएंगे। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि घर में हमसे कोई बात नहीं करता था। जब चोट लगी तब सब प्यार करने लगे, बाद में वापस वैसा ही हो गया। लेकिन आपसे ऐसा करने के लिए किसने बोला? किसी ने भी नहीं। जब हमने देखा कि मम्मी खुद को बेल्ट से मारी थी और नाना जी और पापा को कहा कि पापा जी, ये अमित ने हमें बेल्ट से मारा। उसने कहा कि हम चिंटू और विशाल जी को लेके यहाँ से चले जाएं, और अगर हम इस घर से नहीं गए ना तो वो हमें जान से मार देगा। फिर नाना जी ने मामा को बहुत पीटा और मम्मी से प्यार से बात करने लगे। बाद में मामा ने मम्मी से बात करना बंद कर दिया। सर अमित तो ऋतु को शुरू से नापसंद करता था और उसके बाद धीरे धीरे उसको सासू माँ से भी प्रॉब्लम होने लगी। कैसी प्रॉब्लम? पापा जी ने उसकी शादी करने के बजाय वो खुद अपने लिए बहू लेके आए थे, इसलिए वो पापा जी से चिढ़ा करता था और उसके बाद सासू माँ से भी। विशाल और चिंटू के बयान के बाद पुलिस अमित से जुड़ी जानकारी जुटाने लगी और इस केस में अमित की भूमिका के कुछ नए समीकरण जोड़े जाने लगे। पता चला है कि अमित की अपनी बहन ऋतु से बिल्कुल नहीं बनती है और काफी समय से उन दोनों के बीच में बोलचाल भी नहीं है। और सर ये भी पता चला है कि पिछले 2 साल से सीताराम अपने बेटे अमित की शादी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमित के हकलाने की प्रॉब्लम की वजह से हर लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है। वो हमें रिजेक्ट नहीं करती थी, हम उन्हें रिजेक्ट करते थे। क्यों? तुम शादी नहीं करना चाहते थे क्या?
अच्छी लड़की मिलेगी तो जरूर करेंगे सर, लेकिन अभी तक मिली नहीं। लेकिन तुम्हारे पापा जी को तो मिल गई थी। क्या खाक मिल गई थी? एक नंबर की लालची थी। उसने पापा जी से नहीं, उनकी दौलत से शादी की। लेकिन तुम्हारे पापा जी को तो लगता था कि वो सठा गए सर। हमें तो लगता सर कि वो श्रद्धा पापा जी को चूना लगाकर भाग गई, और पापा जी किसी को बता नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी इज्जत पर बात है ना। अगर ऐसा था तो तुम्हें कैसे पता चला? हम पापा का चेहरा पढ़कर समझ गए। चेहरा तो तुमने अपनी बहन का भी पढ़ लिया होगा। सुना है बड़ी प्रॉब्लम थी तुम्हें रितु से। उससे तो सभी को प्रॉब्लम थी सर, और सबसे ज्यादा जीजा जी को। दीदी को धोखा दे रहे थे। कैसा धोखा? हमने बताया ना सर, श्रद्धा बहुत चालाक लड़की थी सर। एक तरफ हमारे जीजा जी से चक्कर चला रही थी, और दूसरी तरफ मौका देखते ही पापा जी को लूट कर भाग गई। साहब, श्रद्धा अपने सारे गहने जेवर यहीं छोड़ के चली गई, और आप ये कहते हैं कि उसने हमको चूना लगाया? हम नहीं कह रहे, आपके बेटे ने कहा। वो श्रद्धा पापा जी को चूना लगाकर भाग गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब। आपके बेटे अमित और दामाद विशाल, इनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या इन्होंने यह कांड किया होगा? साहब, ना तो ये कांड हमने किया है, ना हमारे दामाद या बेटे ने। ये जरूर किसी बाहर वाले का काम है। फिलहाल इस केस में पुलिस को किसी भी बाहर वाले का हाथ होने का कोई क्लू नहीं मिला था। शक के घेरे में अब तक सिर्फ घर वाले थे। सीताराम, अमित, विशाल सब रडार पर थे, और इसी दौरान पुलिस को एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। सर, जिस दिन श्रद्धा गायब हुई उसी शाम मीरपुर पुलिस को एक लाश मिली थी। उस लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या उसके सर पे किसी भारी चीज से वार करने से की गई, और फिर उसका चेहरा जला दिया गया। और सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी उम्र 24 साल के आसपास की होगी। और सर, उसके पास से सीताराम की मिठाई की दुकान का विजिटिंग कार्ड भी मिला था। ये श्रद्धा के घर वालों को शिनाख्त के लिए बुलाओ। बोलिए। क्या बोलिए सर, इसका तो चेहरा भी जला हुआ है, कैसे पहचानेंगे कि ये श्रद्धा है? इस बॉडी के चेस्ट में राइट साइड में एक तिल है। ये क्या श्रद्धा की बॉडी पे ऐसा कोई तिल था? इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। सर, कोई प्रेग्नेंट लड़की मरे तो उसकी जांच से ये पता चल सकता है कि वो प्रेग्नेंट थी। श्रद्धा प्रेग्नेंट थी? जी सर, दरअसल पापा जी, सासू माँ ने मुझे नहीं, मेरा मतलब है कि रितु को इसके बारे में बताया था। ऐसा रितु ने मुझे बताया था। जी, ये लड़की तो प्रेग्नेंट नहीं थी। सीताराम जी, हाँ, क्या श्रद्धा प्रेग्नेंट थी? इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हाँ, शायद हमारे बेटी को बताया हो। सर, हो सकता है रितु ने विशाल से झूठ बोला हो, क्योंकि झूठ बोलना रितु की फितरत में था। ऐसा भी तो हो सकता है रितु ने यह बात विशाल को बताई ही ना हो, विशाल खुद इस बात को जानता हो कि श्रद्धा प्रेग्नेंट थी। तुमने नोटिस नहीं किया विशाल ने अपनी बात को कितनी स्मार्टली घुमा दिया था कि उसे श्रद्धा की प्रेगनेंसी की बात रितु ने बताई थी। सर, मैंने श्रद्धा की मां से भी बॉडी की शिनाख्त करवाई, लेकिन उसने भी मानने से मना किया कि वो बॉडी श्रद्धा की है। और सर, उसने ये भी कहा कि श्रद्धा की चेस्ट पे कोई तिल नहीं था। क्या श्रद्धा की मां ये बात जानती थी कि श्रद्धा प्रेग्नेंट थी? नहीं सर। यानी श्रद्धा की मां को ही नहीं, बल्कि श्रद्धा के पति सीताराम को भी श्रद्धा की प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं था। मुझे लगता है अगर श्रद्धा प्रेग्नेंट रही होगी तो जरूर वो सीताराम की वजह से तो नहीं रही होगी। तो सर, क्या अमित का शक सही था? वाकई में विशाल और श्रद्धा के बीच में कोई अफेयर रहा होगा? हमें चाकू दिखा के नाटक कर रहा था ना। अब तो हम तो पक्का जान चुके हैं कि श्रद्धा रानी पापा जी की नहीं, आपकी रानी थी। वो देखो अमित, हमारा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो क्या बकवास बंद करो। क्या? हाँ, क्या कर लेंगे? अगर श्रद्धा और विशाल का अफेयर था तो श्रद्धा कहाँ है ये विशाल को जरूर पता होगा। विशाल पे नजर रखो, श्रद्धा के भी पास प्रेजेंट को अच्छी तरह से खंगालो।
श्रद्धा गायब नहीं हुई है, शायद कहीं छुपी हुई है। सर माना श्रद्धा कहीं छिपी हुई है, लेकिन मीरपुर पुलिस को जो डेड बॉडी मिली है, अगर वो श्रद्धा की नहीं है तो उसके पास से सीताराम स्वीट्स के विजिटिंग कार्ड मिलने का क्या राज है? इस केस में ऐसे कई और राज भी थे जो परत दर परत खुलने वाले थे, लेकिन जल्द ही मीरपुर पुलिस ने उस बॉडी की पहचान पता कर ली जिससे पहले श्रद्धा की लाश समझा जा रहा था। बॉडी का डीएनए होना अभी बाकी था, लेकिन लड़की की पहचान सोनम शर्मा के नाम से उसकी मां मीनाक्षी शर्मा द्वारा की गई। जब हर्षनगर पुलिस सोनम की मां मीनाक्षी से मिली तो सामने आया कि सोनम का सीताराम स्वीट्स में भी अक्सर आना जाना था। मीरपुर पुलिस को इस लड़की की लाश मिली थी। उनका कहना है इस लड़की का अक्सर आपकी दुकान पर आना जाना था। सर यहाँ तो रोज कई ग्राहक आते जाते रहते हैं, अब पता नहीं ये आती थी या नहीं। सर, इस लड़की को हमने कई बार यहाँ देखा है। वो बड़े मालिक से मिलने आई थी। तुम श्रद्धा के भाई संकल्प हो ना? जी जी। बड़े मालिक कौन? सीताराम? जी सर। उनसे क्यों मिलने आती थी? अब ये तो हमको नहीं पता सर। अच्छा, हमें पता चला है सीताराम के दामाद विशाल ने तुम्हें यहाँ नौकरी पे रखवाया था। क्या विशाल श्रद्धा को पहले से जानता था? नहीं सर, वो हमको जानते थे और हमको ये बात समझ में नहीं आई कि श्रद्धा दीदी ने बड़े मालिक से शादी क्यों की। हम तो शादी के खिलाफ थे और माँ दीदी के सामने हमारी एक भी नहीं चली। ठीक है, जाओ। हेलो सर, श्रद्धा के बारे में गौतम नगर पुलिस स्टेशन से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। गौतम नगर? ये तो वही जगह है जहाँ श्रद्धा अपनी माँ के साथ रहा करती थी। यस सर। सर, श्रद्धा की माँ ने 2 महीने पहले उसकी मिसिंग कंप्लेंट करवाई थी, लेकिन उसके अगले ही दिन उसने वो वापस ली। पता करो श्रद्धा की माँ ने वो कंप्लेंट वापस क्यों ली थी और श्रद्धा उस दौरान थी कहाँ पर। यस सर। और सोनम और सीताराम के कनेक्शन का भी पता करो। हो सकता है रितु और सोनम के मर्डर और श्रद्धा के गायब होने का आपस में कोई कनेक्शन हो। सर, इन कनेक्शंस का कनेक्शन जल्द ही मीनल तिवारी से भी जुड़ने वाला था, जिसकी हत्या 2 महीने पहले हुई थी। और पुलिस को यह भी पता चल गया था कि 2 महीने पहले श्रद्धा की मां द्वारा श्रद्धा की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने की वजह क्या थी। साहब, दरअसल उस दिन श्रद्धा हमको बिना बताए अपनी किसी सहेली के घर चली गई थी और हमें लगा कि वो कहीं खो गई है, इसलिए हमने पुलिस कंप्लेंट की। लेकिन जैसे ही श्रद्धा घर वापस आई, हमने वो कंप्लेंट वापस ले ली थी। झूठ बोल रही हैं आप। श्रद्धा उस दिन अपने किसी फ्रेंड के यहाँ नहीं गई थी, बल्कि बिष्णुपुरा में एक मैटरनिटी क्लिनिक में अपना इलाज करवा रही थी। ये उस क्लिनिक के पेपर हैं। श्रद्धा वहां इलाज इसलिए करवा रही थी क्योंकि उसका रेप हुआ था। रेप? नहीं सर, हमें नहीं पता कि श्रद्धा का रेप हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने श्रद्धा का रेप किया और उसकी माँ को पैसे देकर उसका मुंह भी बंद कर दिया और श्रद्धा से शादी भी कर ली? नहीं साहब, हम इतने भी गए गुजरे नहीं है, बल्कि हमें ये सुन के धक्का लग रहा है कि हमारी बेटी के साथ इतना बुरा हुआ और उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। माना कि आपसे श्रद्धा ने यह बात छुपाई, आपको क्या लगता है यह काम सीताराम का होगा? सर, श्रद्धा का हम रेप करते तो वो हमसे क्यों शादी करती? हमें तो लगता है कि हमसे ये बात छिपाई गई है कि श्रद्धा का रेप हुआ था। तो हो सकता है सीताराम जी की अब यह बात आपको पता चल गई और आपने श्रद्धा को गायब कर दिया या फिर करवा दिया। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। श्रद्धा की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा के साथ रेप हुआ था। यह श्रद्धा और सीताराम कुछ भी बोले, लेकिन श्रद्धा और सीताराम की शादी की वजह इस रेप से ही जुड़ी है। मतलब सीताराम ने हमसे झूठ बोला था कि उन्होंने matchmaker.com पे अपनी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन किया और उसी साइट के थ्रू श्रद्धा ने उन्हें पसंद किया था। ये श्रद्धा और सीताराम के matchmaker.com के अकाउंट्स को चेक करवाओ। सच क्या है खुद ब खुद सामने आ जाएगा। सर, matchmaker.com पर सीताराम का तो अकाउंट है, लेकिन उस साइट पर श्रद्धा का कोई अकाउंट नहीं है। इसका मतलब सीताराम ने हमसे झूठ बोला था। सर, सीताराम ने हमसे सोनम शर्मा के बारे में भी झूठ बोला था। वो अपने अकाउंट से सोनम शर्मा से चैट करता था और वो सिर्फ सोनम शर्मा से ही नहीं और कई लड़कियों के भी टच में था। वो सीताराम जिन जिन लड़कियों से चैटिंग करता था उनके बारे में पता करो। तुम सीताराम को बुलाओ। सर, हमें श्रद्धा की एक ईमेल आईडी का पता चला है जो अभी भी एक्टिव है। पिछले दिनों श्रद्धा उसी आईडी के थ्रू यूट्यूब चैनल पे गर्भ संस्कार के वीडियो देख रही थी। सर, उनके वीडियो तो प्रेगनेंसी से संबंधित होते हैं, यानी श्रद्धा प्रेग्नेंट है, उसका ईमेल आईडी भी एक्टिव है, मतलब वो गायब नहीं है। सर, लास्ट टाइम उसने जिस आईपी एड्रेस के थ्रू लॉगिन किया था वो आगरा के एक साइबर कैफे गए। आगरा पुलिस से कांटेक्ट करो, पता करो श्रद्धा खुद साइबर कैफे गई थी या फिर कहानी कुछ और ही है। सर, सीताराम के नंबर पर कॉल किया तो उसके दामाद विशाल ने फोन उठाया। सीताराम ने सुसाइड कर लिया। क्या?
मैं सीताराम दुबे स्वीकार करता हूँ, मेरी वजह से श्रद्धा की जिंदगी बर्बाद हुई और मैं कई और लड़कियों का दोषी हूँ। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। सीताराम दुबे। क्या सीताराम ने वाकई आत्महत्या की थी? फिलहाल इसकी जांच चल रही थी, लेकिन सुसाइड नोट में श्रद्धा के अलावा जिन लड़कियों का नाम आया था वो कौन कौन थी? सर, सीताराम के मैट्रिमोनी अकाउंट से उनकी जिन जिन लड़कियों से चैटिंग होती थी उसमें सोनम के अलावा एक मीनल तिवारी नाम की भी लड़की थी, और 2.5 महीने पहले मीनल की भी हत्या उसी तरीके से हुई जिस तरीके से सोनम की हुई थी। मीनल और सोनम की तो हत्या हुई, लेकिन श्रद्धा के गायब होने का क्या राज हो सकता है? सर, आगरा के जिस साइबर कैफे में श्रद्धा के आईडी पर लॉगिन किया गया वहां पर कोई भी सीसीटीवी नहीं लगा, और यह पता चला है कि जब सोनम की हत्या हुई उस समय सीताराम के फोन की लोकेशन सोनम की फोन की लोकेशन से अलग थी। और सर, यह भी पता चला है कि सीताराम के मैट्रिमोनियल अकाउंट को उसके लैपटॉप और उसके दुकान के पीसी से ऑपरेट किया जाता था। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर। आगरा से पीएसआई यादव का फोन था। जिस साइबर कैफे से श्रद्धा के आईडी पर लॉगिन किया गया उस गली में एक सीसीटीवी मिला है, उसमें श्रद्धा कैप्चर हुई है। श्रद्धा अगर जिंदा थी तो फिर मीनल और सोनम की हत्या का राज क्या था? क्या श्रद्धा के गायब होने का कनेक्शन मीनल और सोनम की हत्या से जुड़ा हुआ था? क्या सीताराम की आत्महत्या कोई साजिश थी? सर, जिस दौरान मीनल की हत्या हुई तब भी सीताराम के फोन की लोकेशन मीनल के फोन की लोकेशन से मैच नहीं करती। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीताराम को फंसाने के लिए कोई और उनकी आईडी से चैट करता हो? सीताराम ने हमें खुद यह बात बोली थी कि उसका मैचमेकर.com पे अकाउंट था और उस अकाउंट को वो खुद ऑपरेट करता था। वहीं दूसरी तरफ भीष्मनगर मैटरनिटी क्लिनिक वालों ने भी यह साफ किया था कि श्रद्धा के साथ रेप हुआ था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि श्रद्धा की कोई चाल हो, वो सीताराम को ब्लैकमेल कर रही हो, और इसमें उसका साथ विशाल ही नहीं बल्कि उसका भाई संकल्प भी उसका साथ दे रहा हो। इन सबको अच्छी तरह से खंगालो, और सीताराम के बेटे अमित को भी। सर, पुलिस हर सस्पेक्ट को खंगाल रही थी और जल्द ही श्रद्धा को आगरा के एक आश्रम से अरेस्ट कर लिया गया। सर, हम अपनी मर्जी से गए थे, भागे नहीं थे। सर, हमारी वजह से सीताराम जी को बहुत बदनामी सहनी पड़ रही थी। 2 महीने पहले तुम्हारे साथ दुष्कर्म हुआ, हाँ या ना? हाँ सर, लेकिन कौन था वो दोषी? सर, हमें नहीं पता। सर, हमें तो किसी ने बेहोश किया और फिर हमारे साथ। किसी ने तुम्हें बेहोश किया या तुमने सीताराम को बेहोश करके उन्हें ब्लैकमेल किया, उनसे शादी कर ली, और जब ये राज रितु को पता चला तो रितु को भी मार डाला? क्या रितु दीदी का मर्डर हो गया? रितु ही नहीं, सीताराम जी की भी मौत हो गई है। सीताराम जी? नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है अब। नहीं सर, हम नाटक नहीं कर रहे हैं। सर, हमें नहीं पता हमारे जाने के बाद यहाँ क्या क्या हो गया। श्रद्धा अपने बयान पर कायम रही कि ना तो वो ये जानती है कि उसका रेप किसने किया था, और ना ही रितु के मर्डर और सीताराम की मौत के बारे में उसे कुछ पता था। लेकिन यह साफ था कि वो प्रेग्नेंट थी, और उसकी इस हालत को देखते हुए फिलहाल पुलिस ने उसे रिहा कर दिया। लेकिन पुलिस को जल्द ही इस केस में एक स्ट्रॉन्ग लीड मिली। सर, सीताराम की आईडी से जिन लड़कियों से चैटिंग की जाती थी उनमें से एक लड़की से मेरी बात हुई। ये उसकी फोटो, इसका नाम आकांक्षा है। इससे सीताराम मिला था? हाँ सर, वो इससे अमित के किए की माफी मांग रहा था, क्योंकि सीताराम का अकाउंट अमित ऑपरेट करता था, और जहां पर मीनल और सोनम का मर्डर हुआ वहां भी अमित का फोन एक्टिव था। हमने जो भी किया सर, अपने बाप के कहने पे किया सर। उन्हें लड़कियों का शौक था सर, लेकिन हमने किसी को मारा नहीं सर, उसी ने मारा। इसीलिए तो उसने सुसाइड की सर। उन्होंने सुसाइड इसलिए की क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहते थे। तुम्हारा किया अपने सर पर लेकर मर गए और तुम अभी भी उन्हें कोस रहे हो। झूठ बोल रहे सर, झूठ बोल रही है। नहीं सर, हमारे सच का सबूत हमारे पेट में पल रहा है। इसी ने हमारे साथ रेप किया था। अमित की पहले से ही हम पर गंदी नजर थी, और फिर एक दिन हमारे साथ हमने वो बातें सीताराम जी को जाकर बताई, और हमने कहा कि हम अमित को जेल पहुंचाएंगे।
लेकिन फिर वो हमारे सामने गिड़गिड़ाने लगे। सीताराम जी ने हमसे कहा कि वो हमसे शादी कर लेंगे, और जब हमने अपनी माँ को ये बात बताई तो उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। झूठ बोल रहे। लेके चलो उसे। सर जी झूठ बोल रहे सर। चल। हमें लड़कियों से नफरत है, सब सेल्फिश होती है, सबको सिर्फ पैसे से प्यार होता है। मीनल और सोनम ये बात जानती थी कि तू अपने बाप के अकाउंट से उनसे चैट करता था? हाँ, और उनको कोई ऐतराज भी नहीं था, सब हमसे रिश्ता रखे हुए थे, क्योंकि हमारा बाप पैसे वाला था ना। लेकिन हमने किसी को चेप नहीं होने दिया, लेकिन जब मीनल चेप हुई तो उसको मार दिया। और जब सोनम हुई तो उसको भी। हमारा बस चलता तो हम श्रद्धा को भी मार देते। लेकिन अपनी बहन रितु को क्यों मारा? हमने रितु को नहीं मारा। अमित ने रितु का मर्डर नहीं किया था, और सीताराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुसाइड नोट पर मिली हैंडराइटिंग के सीताराम की हैंडराइटिंग से मैच होने की वजह से यह माना जा रहा था कि सीताराम ने आत्महत्या ही की होगी। लेकिन रितु की हत्या किसने की थी? सर, श्रद्धा की मां लक्ष्मी की एक इंफॉर्मेशन मिली है। जिस दिन रितु का मर्डर हुआ उसकी फोन की लोकेशन उसी एरिया की थी जहां पर हमें रितु की लाश मिली। तो हो सकता है रितु के साथ जो औरत देखी गई थी वो श्रद्धा की मां ही हो। साहब, हमसे भूल हो गई साहब। जब रितु गायब हुई तो हमें पता चला कि आप लोगों को रितु पे शक है, क्योंकि उसने आप लोगों से झूठ बोला था कि श्रद्धा किडनैप हो गई थी, और तब हमने रितु का पीछा किया। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेरी श्रद्धा कहाँ है? हमें नहीं पता कि श्रद्धा कहाँ है। आप हमसे क्यों पूछ रही हैं? देखो, मैं फिर से तुमसे पूछ रही हूँ और अच्छे से पूछ रही हूँ कि श्रद्धा कहाँ है, तुम बता दो मुझे। हम नहीं जानते कि श्रद्धा कहाँ है। साहब, तब हमें अपनी बेटी की फिक्र थी, इसलिए। तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र थी कब? उसका रेप हो गया, उसे इंसाफ दिलाने के बजाय उल्टा उसी घर में ब्याह दिया जिस घर में उसका रेपिस्ट रहता था। श्रद्धा की मां गैर इरादतन हत्या की अपराधी थी, लेकिन अमित ने जो अपराध किए थे वो एक ऐसी घिनौनी साजिश से जुड़े थे जिनका बचाव करना भी अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। और सीताराम की आत्महत्या उसी कायरता का परिणाम थी जो वो लगातार अमित के अपराध छिपाकर करता आ रहा था। हम उम्मीद करते हैं कि चिंटू का भविष्य उन अपराधों से बेअसर रहे जिसका भागीदार कहीं ना कहीं उसका पूरा परिवार था। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। आनंद, हम तुमको कह रहे हैं, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। रमा, हम तुमसे प्यार करते हैं, कोई मजाक बात थोड़ी है। तुम्हारे बाबूजी को समझना पड़ेगा ये। मेरे घर वाले सच में कभी नहीं मानेंगे। हम समझाएंगे तुम्हारे पापा को, देखना वो मान जाएंगे। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अंकल मेरी बात सुनिए, देखिए प्लीज मत मारो आनंद को। हमारी बात रमा, प्लीज पापा, प्लीज पापा, मैं और आनंद बहुत प्यार करते हैं। आप प्यार का भूत हम उतारेंगे तो घर चलता है। छोड़िए पापा, चल पूरा खुमारी उतार देगा तुम्हारा। मिश्रा, हमारे जीते का औकात क्या नहीं है? उसके बेटे ने ब्याह करेगी, अपना मर्जी चलेगी, जान मार देगी तुम्हारी। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे ये जो की तो की, आप भी कोनो अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप भी तो गलती कर रहे हैं ना। अरे जवान बिटिया को बड़े बाजार में बेइज्जत करते हुए खींचते हुए घर से ला रहे। अरे गलती हो गई कि घसीट कर लेकर आए, मार कर लाना चाहिए था, अक्ल ठिकाने आती है।
तुम्हारा लौंडा होके पिट के आया, शर्म नहीं आया तुमको? हैं? इसको दावा पोत रही हो तुम? जंग जीत के नहीं आया तुम्हारा लाल, पिट के आया लौंडिया चकल्लस में, वो भी उसके बाप से। साला खुद का इज्जत तो है नहीं, हमारी इज्जत पे मुंह दिए। अबे मेमना बने कहा बे जाओ, तुमसे बतिया रहे हैं। कहा नहीं ये खींच के दू झापड़ू सिला को। बाबूजी हम उनको कैसे मारते? हम रमा से इतना प्यार करते हैं तो उनके पापा पे कैसे हाथ उठाते हैं? कैसे प्यार का भूत हम उतार के रहेंगे? चल खबरदार, जो दरवाजा खोला तो कब ये दरवाजा तब खोलेगा जब इसका ब्याह होगा। बराबर का लड़का देखकर दूसरे दिन में इस मुसीबत को यहाँ से चलता कर देंगे। आनंद ऐसा कुछ नहीं होने देगा। आनंद आपको बहुत चाहता है। आनंद हमारा ब्याह किसी और से होने नहीं देगा। देख लीजिएगा आप। देखा आप लोग हटिए, पीछे ही आप लोग। जाओ आसपास चेक करो, कुछ मिलता है क्या? सर, ये बॉडी सबसे पहले किसने देखा था? हमने सर। सुबह को यहाँ से हम जा रहे थे तो देखे लड़की का लाश पड़ा हुआ है। कहाँ रहते हो? यही बगल के गांव में। सर देख के तो लगता है लड़की 20 से 25 साल की होगी। पीठ पे और सर पे चोट के निशान भी है। सर, आसपास ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके, ना पर्स और ना ही कोई मोबाइल। मतलब कातिल यही चाहता था। अरे जी तो पलटो। पीठ पे 3 घाव है और सर पे भी चोट का निशान है और आसपास खून की एक बूंद भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे कहीं और मारा गया है, बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए यहाँ फेंक दिया गया है। संगीता जरा चेक करो उसके कुर्ते पे कोई टेलर का टैग है क्या? हाँ सर है। जी इस टेलर का पता लगाओ और आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में इस लड़की की डिटेल्स भेजो कि 24-25 साल की किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है क्या? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर लड़की के कुर्ते पे जिस टेलर का टैग था उस टेलर की दुकान मांझी मार्केट में ही है। टेलर ने लड़की और कुर्ता दोनों की पहचान की है। लड़की का नाम था रमा सिन्हा। लड़की रेगुलर कस्टमर थी, इसीलिए टेलर की रिकॉर्ड बुक से हमें उसका फोन नंबर और एड्रेस मिला था। जब हमने फोन किया तो फोन स्विच ऑफ मिला। फिर हम उस एड्रेस पे पहुंचे लेकिन घर पे ताला लगा हुआ था सर। आस पड़ोस में पूछताछ करके हमें पता चला कि पिछले कुछ दिनों से वो लोग वहाँ दिखे नहीं, गाड़ी भी नहीं है, शायद बाहर कहीं गई है सर। जब पूरी फैमिली बाहर गई थी तो रमा उनके साथ क्यों नहीं गई? हो सकता है वो अपनी ससुराल में हो। सर उसकी तो शादी नहीं हुई थी, ससुराल में होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं यादव जी, ये देखिए रमा की मांग में सिंदूर। लेकिन सर आस पड़ोस में पूछताछ करके हमें पता चला था कि शादी हुई नहीं थी। यादव जी शादी तो हुई थी लेकिन शायद लोगों को नहीं पता था कि वो शादीशुदा है और शायद यही उसकी मौत का भी कारण हो। यादव जी ये रमा के सारे कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशंस निकालिए और इस सिन्हा फैमिली की जितनी हो सके उतनी डिटेल्स निकालो। हम तो रमा को बहुत सीधी सादी मानते थे। अरे सीधी सादी स्कूल टीचर थी, पर ये सुना था कि कोई आनंद मिश्रा के साथ उसका चक्कर भी चल रहा है। और थोड़े दिनों पहले ये भी सुना था कि दोनों परिवारों में घमासान हुआ था। सुना था लाठी तलवार भी भाजी गई थी, वो भी बीच बाजार में। सर हमको रमा की पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना? हम तो इतना बोल सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छी और मेहनती टीचर है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, बस अपने काम से काम रखने वाली। अब आदमी के जाने के बाद साहब का बुरा बोले, लेकिन रमा के कारण अभिजीत बाबू थोड़ा परेशान रहते थे। 2 दिन हो गए साहब उनका कुछ पता ही नहीं कहाँ चले गए। उनका फोन लगा तो ना उनका फोन लगता है ना उनके बेटे का फोन लगता है। माल आया पड़ा है साहब, पेमेंट करनी है साहब। 2 दिन से बहुत परेशान है, कहाँ गए कुछ मालूम नहीं है। सर मैंने कई लोगों से पूछताछ की
लेकिन किसी को भी नहीं पता सिन्हा फैमिली कहाँ है और उनके फोन्स भी स्विच ऑफ आ रहे हैं सर। यादव जी, ये अभिजीत, रत्ना और शिवम तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। तब तक इस आनंद से मिलते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। साहब, आनंद का शादी रमा से हुआ, उसके बाद रमा अपनी अम्मा घर गई आशीर्वाद लेने। एक बार को हम अपनी अम्मा से मिलना चाहते हैं। फिर लौटी नहीं साहब। आप ही सोचिए साहब, हमरे बिटुआ पे का गुजरी होगी। अरे बौरा गया है साहब एकदम। अपने बेटे को बुलाइए, उससे बात करनी है हमें। अरे क्या बात करिएगा साहब, उससे होश ही नहीं है उसको। दिन रात रमा के घर के चक्कर लगाता रहता है। कह रहा था कि उसके परिवार वाले रमा को जबरदस्ती ले गए और दूसरा ब्याह कर देंगे उसका। यह पॉसिबल नहीं है, रमा का मर्डर हो गया। मर्डर? अरे कहा होगा हमारे बिटुआ, लेकिन कौन मर्डर किया साहब उसका? फिलहाल तो हमें नहीं पता, हो सकता है आपके बेटे आनंद ने किया हो। बुलाओ उसे। अरे साहब बुलाएंगे तो तब ना जब वो घर पे होगा, आता ही नहीं है घर पे। यादव जी, हमें अब सबके फोन नंबर्स चाहिए और एक बार आपका बेटा घर लौट आए तो पुलिस स्टेशन भेज दीजिएगा। ठीक है साहब। सर लगता है फैमिली अभी तक लौटी नहीं है। ऐसा ही लगता है। यादव जी, ताला तोड़ो। फॉरेंसिक टीम को बुलाइए। सर, अब समझ में आया कि ये घर फैमिली के बाहर जाने की वजह से नहीं, बल्कि इस क्राइम की वजह से बंद था। पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर, सामान गायब है सर। सर, खाली पड़ा सर, यहां भी कुछ नहीं है। लगता बहुत जल्दबाजी में भागे हैं। यादव जी, अगर ये ब्लड रमा के ब्लड ग्रुप से मैच होता है तो शायद बहुत कुछ क्लियर हो सकता है। और सर इनकी गाड़ी भी तो नहीं है, कहीं ऐसे तो नहीं कि सबके सब अपनी ही गाड़ी लेके भागे हो सकता है। गाड़ी का नंबर मिला है ना सब, उसकी डिटेल सर्कुलेट कराओ। ये लोग भागने नहीं चाहिए और इनकी कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन भी निकलवाओ। सब। यादव जी। जी सर। ये सिन्हा फैमिली की कार का कुछ पता चला? नहीं सर, हमने सारे टोल नाका और चेक नाका पर उस गाड़ी की डिटेल्स भेज दी है, लेकिन हमें नहीं लगता सिन्हा फैमिली ने स्टेट बॉर्डर क्रॉस किया हुआ। अगर किया होता तो हम तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिन्हा फैमिली कहीं छुप के बैठी हो, वरना कार गई कहाँ? सर, सिन्हा फैमिली के घर पे जो ब्लड मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट। यादव जी, सब। ये जो सिन्हा फैमिली के घर पे जो ब्लड मिला है, ये तो रमा का ही है। इसका मतलब रमा का पहले घर में खून किया गया और बाद में उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए फेंक दिया गया। लेकिन से खून किया किसने? फैमिली ने। पॉसिबल है, हो सकता है ये ऑनर किलिंग का केस हो, क्योंकि सिन्हा फैमिली को ये रमा और आनंद का रिश्ता पसंद नहीं था। और जब रमा ने आनंद से शादी कर ली और घर वापस आई तो गुस्से में फैमिली ने उसे मार दिया और बाद में बॉडी को फेंक के फरार हो गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बाद ये कंफर्म हो गया कि ये केस ऑनर किलिंग का ही है। अभिजीत सिन्हा को ये रिश्ता पसंद नहीं था, फिर भी रमा ने भागकर शादी कर ली। अपने बाप के गुस्से को अनदेखा करके वो अपनी माँ से आशीर्वाद लेने पहुंची, लेकिन वापस नहीं लौटी। और अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था सिन्हा फैमिली और उनकी कार का मिलना। सर, अगर ये केस ऑनर किलिंग का होता तो माँ बाप जिंदा होने चाहिए थे, लेकिन उन दोनों का भी मर्डर हो गया। और घर के अंदर हमें रमा का ब्लड मिला, मतलब माँ बाप को कहीं और ले जाके मारा गया होगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है माँ बाप को कौन मार सकता है और क्यों? देखो, किसने मारा ये तो कंफर्म नहीं बोल सकते, पर वो रमा का पति जो आनंद है उसके पास भी मोटिव है। उसका कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन वो जब भी घर वापस आएगा या फोन स्विच ऑन करेगा हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सर, ये अभिजीत सिन्हा का बेटा शिवम सिन्हा वो भी तो गायब है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों मर्डर्स उसी ने किया हो और गाड़ी लेके फरार हो गया हो। लेकिन मोटिव क्या हो सकता है सर? यादव जी, अगर एक बार को मान भी ले कि शिवम ने पैसे और गहनों के लिए अपने माँ बाप को मारा, तो उनके कपड़े लेकर क्यों जाएगा? और वैसे भी अपने परिवार का वो इकलौता वारिस है, पैसों के लिए मर्डर क्यों करेगा? सर,
सिन्हा फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स। क्या है कॉल रिकॉर्ड्स में यादव जी? सर, मोबाइल लोकेशन के मुताबिक अभिजीत और रत्ना का मोबाइल 11 जून की शाम 7 बजे स्विच ऑफ हुआ था घर के बगल में, जबकि शिवम का फोन 12 तारीख को सुबह 7 बजे स्विच ऑफ हुआ और रमा का फोन सुबह 8 बजे, मतलब 1 घंटे बाद। सुबह 8 बजे, यानी रमा जब अपनी माँ से मिलने आई थी तब। मतलब अभिजीत और रत्ना का मर्डर 11 तारीख की रात को हुआ और रमा का मर्डर हुआ 12 तारीख को अगले दिन सुबह 8 बजे शायद। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता ही चल जाएगा क्या आता है, देखते हैं। ये सिन्हा फैमिली की डिटेल्स पता की थी ना, शिवम की क्या डिटेल्स है? कुछ खास नहीं सर, क्योंकि शिवम बहुत ही रिजर्व टाइप का आदमी है। उसके फ्रेंड्स, दोस्त यार वगैरह है नहीं कोई, और दोस्त के नाम पे एक ही है, अजय कुशवाहा। अजय कुशवाहा, बुलाइए उसे। दोस्त है, कुछ तो राज पता होगा ही। सर, शिवम का कभी उसके पापा से बना ही नहीं। अंकल सोचते थे वो उनका बिजनेस देखेगा, पर शिवम का मन मुंबई जाकर सेटल होने का था। और जैसे हमने उसको बताया कि हम मुंबई जा रहे हैं, तो वो तुरंत अपना प्लानिंग बना लिया मुंबई जाने का। तो अब वो कहाँ है? मुंबई में? नहीं, मुंबई तो वो कल हमारे साथ जाने वाला था। 2 दिन से उसका फोन मिला रहा है, लेकिन नंबर स्विच ऑफ बता रहा। अब पता नहीं वो जाएगा कि नहीं, कहाँ है वो, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम तो कल मुंबई निकल जाएंगे, अब वो अपना देखे। अपना ये मुंबई का टिकट कैंसिल करा लो। मतलब जब तक शिवम नहीं मिल जाता तुम कहीं नहीं जा रहे हो, और जैसे वो तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तुरंत हमें बताओगे। जी सर। ये मुंबई जाने वाले सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, हो सकता है शिवम की कार कहीं दिखे। शिवम का फोन अभी मांझी में एक्टिवेट हुआ है। जिस आदमी को हम मुंबई तक ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ मांझी में बैठकर हमें बेवकूफ बना रहा है। यादव जी, इस शिवम की लोकेशन ट्रेस करो, और इससे पहले कि ये दोबारा हमारे हाथ से निकले, उठाकर लाइए उसे। लोकेशन तो ये दिखा रहा है। आगे? जी सर, मैं फॉलो करता हूँ। सर, लोकेशन के हिसाब से तो यही जगह। बोलो सर, एक घर से मिला। शिवम कहाँ है? शिवम? कौन शिवम साहब? हमको नहीं पता। तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल। फोन लगाओ। घंटी की आवाज आ रही है अंदर से, फोन तुम्हारा है? लेके आओ फोन। बात सुनिए सबको। सब ये फोन है। ये फोन किसका है? बताओ किसका है? थाने में लेके चलूं? नहीं साहब, ये फोन हमारा नहीं, पड़ा हुआ मिला था। कहाँ? जय माता दी। बैटरी खत्म हो गई तो मोबाइल बंद पड़ गया, और हम भी चार्ज नहीं किए। फिर सब जब 2-3 दिन हो गए तो हम मोबाइल चार्ज किए, आज ही ऑन किया था साहब। कि आप सब माफी दे दो साहब, गलती हो गई। ठीक है। ये फोन कहाँ मिला था तुम्हें? वो बजाज रोड नंबर 3 पे साहब। बजाज रोड नंबर 3? ये अभिजीत सिन्हा का घर वही है ना? जी सर। चलो दिखाओ कहाँ मिला था मोबाइल। यहाँ पे था साहब, वो एक गाड़ी खड़ा हुआ था, उसके नीचे टायर के पास। स्टिकर उसी गाड़ी पे लगा हुआ था? नहीं साहब, यहाँ पे 2 गाड़ी खड़ा हुआ था, एक यहाँ और एक वहाँ पे, वो सलेटी कलर का। सब माता रानी का फोटो देख के हम सोचे थे कि मोबाइल नहीं लेते, अभी लालच आ गया साहब। साहब हम सच करें, इसके सिवा हमें कुछ नहीं पता साहब, माफी दे दो हमको। सर, ये दूसरी गाड़ी किसकी हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवम के साथ इन मर्डर्स में कोई और भी इन्वॉल्व है और दूसरी गाड़ी उसी की थी? हाँ, हो सकता है, क्योंकि गोपाल को जब शिवम का फोन मिला था तो वो ऑन था। इसका मतलब शिवम ने खुद वो फोन ऑफ नहीं किया था, गलती से उससे कहीं गिर गया था। यादव जी, उस शिवम का जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा। तुम उधर देखो। लाश को बाहर निकालो। हेलो?
यादव जी, बॉडी जिस तरह से डिकम्पोज हुई है उसे देखकर लगता है कि इसकी मौत 6-7 दिन पहले ही हो चुकी है। बॉडी पर कोई घाव का निशान भी नहीं है, मतलब किसी अलग तरीके से मारा गया है। खैर जो भी है, रीजन तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आ ही जाएगा। सर गाड़ी के अंदर सूटकेस और बैग मिला है जिसमें सिर्फ कपड़े हैं, पैसे और जेवर नहीं है। इसका मतलब शिवम कल्प्रिट नहीं, विक्टिम है। सर यहाँ एक लोकल गुंडा है, राजा सिंह, जिसके सर पर नेताजी का हाथ है। अभी हम 2 दिन पहले सुने थे कि वो ठेके पर बकैती कर रहा था कि उससे दुश्मनी करोगे तो सिन्हा परिवार की तरह गायब हो जाओगे। इस राजा के साथ सिन्हा फैमिली की क्या दुश्मनी थी? उसकी एक बहन है इला, जिसका कुछ प्यार व्यार चल रहा था शिवम से। ठीक है सर, लगता है सिन्हा फैमिली का मर्डर मिल गया। इस बार तो गठबंधन पार्टी लेकर रहेगी। राजा कहाँ है? पता नहीं साहब, सर्च करो साहब। सर ऊपर आइए। कौन है आप? समीला। राजा की बहन। तो बताइए राजा कहाँ? सब मुझे नहीं मालूम। भाई को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो? जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है उसे बचाने का कोई शौक नहीं है मुझे। मतलब? वो चाहता था कि हम अपनी जिंदगी उसके तरीके से जिए। शिवम सिन्हा नाम के लड़के से प्यार करती हूँ मैं। जब ये बात उसे पता चली तो उसने हंगामा कर दिया। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो जबरदस्ती मेरा बच्चा गिरवा दिया। इतने से भी नहीं माना वो। और अच्छा अच्छा तुम हो? अरे कौन है? नमस्ते आंटी जी, राजा यादव। ध्रुव हाथ का लौंडा होकर राजा यादव की बहन से इशक लड़ाने का कोशिश करता है, है? बेटा अभी तो सिर्फ कूटे जा रहे हो, अगर उससे दूर ना हुए ना तो जान से मार देंगे, समझ गए? क्या हो रहा है? कौन हो तुम? और हमरे बेटे को काहे मार रहे हो? बेटा ये तुम्हारा बेटा है? हाँ। फिर तो तुमको सजा देना बनता है। हम पुलिस को बुलाएंगे। शर्म नहीं आता तुमको ऐसा नालायक बेटा पैदा करते हुए? फिर मैं शिवम से मिली। हमने मुंबई जाने का प्लान बनाया। मैं 20 तारीख को शिवम को मुंबई में मिलने वाली थी। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। अगर आप मुझे यहाँ से नहीं निकालेंगे तो मेरा भाई मुझे कभी यहाँ से निकलने नहीं देगा। प्लीज सर मुझे शिवम से मिलना है। सॉरी, आप शिवम से अब कभी नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्या हुआ? उसका मर्डर हो चुका है। क्या? संगीता, मैं आपकी हालत समझ सकता हूं। बस एक आखिरी बात बताओ, तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई राजा शिवम को मार सकता है? यादव जी, सब स्टेट बॉर्डर सील करो। राजा भागना नहीं चाहिए। सारे खबरियों को एक्टिवेट करो। 24 घंटे के अंदर अंदर राजा मुझे लॉकअप में चाहिए। जी सर। सर मुझे लगता है आपका शक सही था। शिवम की मौत भी 11 जून को रात 8 से 10 बजे के बीच हुई थी, गला घोटने की वजह से। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से गाड़ी में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले और ना ही स्टीयरिंग व्हील में मिले। लेकिन हाँ, गाड़ी के सीट और डिक्की में जो ब्लड स्टेन मिले हैं उसके साथ अभिजीत, रत्ना और रमा के ब्लड ग्रुप मैच हुए हैं। यादव जी, इसका मतलब ये हुआ कि कातिल ने सिन्हा फैमिली की बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए उन्हीं की कार का इस्तेमाल किया और उसपे से सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। लेकिन उसने एक गलती कर दी, उनकी कार से उसने ब्लड स्टेन नहीं हटाए। उसने अभिजीत, रत्ना और रमा तीनों का फोन स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन शिवम का फोन स्विच ऑफ नहीं कर पाया क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि उसका फोन कब और कहां गिरा, जो कि बाद में गोपाल को मिला। हो सकता है सर। पर यादव जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कातिल ने 11 तारीख की रात को अभिजीत, रत्ना और शिवम तीनों का खून कर दिया, लेकिन रमा को उसने 12 तारीख की सुबह
यानी कि 12 घंटे के बाद मारा। इसका मतलब है कि कातिल लगातार सिन्हा फैमिली के घर में बना हुआ था। कौन हो सकता है वो? राजा? क्योंकि पॉलिटिशियन का हाथ सर पे होने की वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया हो, या फिर आनंद, वो भी तो गायब है। दादाजी, इन दोनों का जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा। यह केस ऑनर किलिंग से लेकर शिवम के स्वार्थी होने से होता हुआ अब एक बदले की भावना का लगने लगा था, जिसमें राजा का मोटिव तो क्लियर था, और आनंद जो इतने समय से गायब था उसका मोटिव हमें समझ में नहीं आ रहा था। अगर वो रमा से शादी करने के लिए इतना बेचैन था तो उसका मर्डर क्यों करेगा? हम लोग इसी उधेड़-बुन में थे, तभी इस केस में एक नया किरदार और नया एंगल सामने आया। अब ये कौन है? सर ये साहब हम प्रकाश कुमार, सिन्हा परिवार के एकमात्र रिश्तेदार बचे हैं साहब। वो कैसे? साहब रत्ना सिन्हा हमारी बुआ थी। अच्छा, हमारे पिताजी की इकलौती बहन। सब बहुत साल पहले पिताजी का देहांत हो गया, फिर 3 साल पहले अम्मा भी गुजर गई। फिर बुआ हमको फोन करके बोली कि यहीं आ जाओ, फूफा जी के काम धंधे में हाथ बटाना। तो पिछले 3 साल से हम यही हैं साहब, और फूफा जी के खानदान में भी कोई है नहीं, तो हम ही हुए एकमात्र रिश्तेदार। ठीक है, मान लिया तुम उनके रिश्तेदार हो, पर ये कहानी हमें क्यों सुना रहे हो? साहब थोड़ा धैर्य से सुने, तो उसी पे आ रहे हैं। अब बैठ जाए। बैठो। धन्यवाद साहब। साहब कहा है कि 2 साल पहले ना फूफा जी 2 दुकान लिए थे, तो एक दुकान उसे हम ले लिए किराए पे अपना धंधा शुरू करने के लिए, और एक दुकान अपने दोस्त संजीव को किराए पे चढ़वा दिए। आपको शक सुबह है तो आप जांच कर सकते हैं साहब। अरे ठीक है, लेकिन साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? सर हम बुआ के परिवार के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आपका एनओसी चाहते हैं साहब, ताकि पूरा प्रॉपर्टी हमारे नाम पे हो सके। अब हम ही तो हैं अकलौते वारिस। तुम्हारे जुबानी खर्च के अलावा तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत है कि तुम ही हो अकेले वारिस? क्या बात कर रहे हैं साहब, पूरा माजी गवाह है। सब जानते हैं कि हम उनके भतीजे हैं, सब देखे हमको फूफा जी के साथ। और साहब ये बात तो उनके यहाँ जो काम करता है ना पप्पू, वो भी जानता है कि हम उनके एकमात्र रिश्तेदार हैं। काहे के रिश्तेदार साहब? आदमी गया नहीं कि उसके पीछे हजारों रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं। साहब गलती उनका नहीं है, गलती हमारा ही है जो हम यहाँ देर से पहुंचे हैं। मतलब? ये देखिए साहब, प्रकाश का है का नहीं हमें नहीं पता है, हमें तो ये पता है कि हम हैं असली वारिस। भगवान हमको एकदम नालायक औलाद दिया है, जिसको हमारा ये बिजनेस पसंद ना है। अब बिटिया वो साला मिश्रा के लौंडे के चक्कर पे फंस गई। भैया सब ठीक हो जाएगा। एक बात बोले? जी भैया। तू ना हमारा बहुत वफादार है रे, तू कागज और पेन लेकर जा। अरे जा। लिख, मैं अभिजीत सिन्हा अपने पूरे होशो हवास में ये लिख रहा हूं कि मेरी सारी दुकान मकान सबका मालिक पप्पू है। भैया ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब, सेठ जी खुदा ही लिखा पढ़ी करके गए हैं। इसके हिसाब से जायदाद के हम ही मालिक हुए, और सेठ जी के जाने के बाद हमारे पास एक ही सहारा बचा है, उस पर भी प्रकाश नजर गड़ा के बैठा है साहब। सेठ जी भले आदमी थे साहब, प्रकाश ने दुकान किराए पर दिलाया था। प्रकाश तो तुम्हारा दोस्त है ना, तुम्हें तो पता ही होगा कि वो अभिजीत सिन्हा की प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रहा है कि वो उनका अकेला वारिस है। सारी प्रॉपर्टी उसे ही मिलनी चाहिए। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? कुछ कहना है इस बारे में? हेलो, हाँ ठीक है, तुम नजर रखो, हम पहुंचते हैं। सर राजा का पता चल गया। क्या हुआ साहब? राजा है? कोई नहीं साहब, यहाँ पे कोई गलत खबर दी है आपको। चलो चेक करो। साहब आप नहीं जा सकते। साहब आप नहीं जा सकते साहब। अरे क्या हुआ बे? क्या इतना हल्ला मचा रहे हो? साहब
हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी को नहीं मारा है। जब तूने कुछ किया ही नहीं है तो भाग क्यों रहा था? अरे वो इला के चक्कर में हम शिवम और उसके परिवार वालों को धमकाए थे कि वो इला से दूर रहे, और फिर जब सिन्हा परिवार गायब हो गया तो हम भी ऐसे झूठ में हेकड़ी झाड़ दिया कि सब हमने किया है। देखिए दरोगा जी, जब आपको लाश मिला ना, हम डर गए कि बेकार में हम धरे जाएंगे, बस इसीलिए भाग रहे थे। हम कैसे मान लें कि तुम सिर्फ हेकड़ी झाड़ रहे थे? तुमने किसी का मर्डर नहीं किया? अरे 11 तारीख को तो हम मांझी में थे ही नहीं। नेताजी का जन्मदिन था 3 दिन के बाद, पोस्टर बनवाने के लिए पटना गए थे। 12 तारीख को देर रात लौटे हैं। यादव जी। जी सर। इस राजा की एलिबाई चेक करो, इसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और इसकी फोन की लोकेशंस भी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपसे कुछ बात करना था। बोलिए। वो हमारा बेटा है ना आनंद, वो वापस आ गया है, तो आपसे भेंट करवाना था उसका। जाना आओ ना यहाँ, बताओ सर को। नमस्ते साहब। सर हमारा नाम आनंद मिश्रा है, हम रमा के पति हैं, और चूंकि सर हमारे बाद इस परिवार में और कोई बचा नहीं है तो कानूनन हमारे ससुर की सारी संपत्ति पर हमारा हक बनता है। आप तो जानते हैं सर, कानून के हिसाब से जब पत्नी का देहांत हो जाता है तो सब कुछ पति का ना हो जाता है, और पत्नी के इस मायके में कोई है नहीं सर, तो अगर इसको इसका हक मिल जाता सर तो बस। हाँ, बीवी मरी तो गायब हो गए और आज अचानक प्रॉपर्टी का क्लेम करने आ गए। कहाँ गायब थे अब तक? और अपना फोन स्विच ऑफ क्यों किया था? सर रमा के गुजर जाने के बाद हम किसी से मिलना नहीं चाहते थे और ना ही किसी से बात करना चाहते थे, इसीलिए हमने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था और बिना किसी को कुछ बताए हम पटना चले गए थे अपने दोस्त के पास। एकदम ऐसा ही बोल रहा है सर, एकदम ऐसा ही बोल रहा है। अब सर इसको इसका हक मिल जाता तो हम। आप लोगों के अलावा 2 और हैं जो अभिजीत सिन्हा की प्रॉपर्टी पे अपना हक जता रहे हैं, प्रकाश और पप्पू, और आप हैं तीसरे। कान खोल के सुन लीजिए, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। और रही बात हक की, तो पहले साबित कीजिए कि शादी हुई भी है या नहीं, वो भी मैरिज सर्टिफिकेट के साथ। जाइए सबूत लेकर आइए, जाइए। नमस्कार। चलो बेटा, हक की बात करने आ गए हैं। यादव जी, इससे पहले कि मर्डर केस से ज्यादा प्रॉपर्टी क्लेम का केस बने, हमें इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा। पता लगा रोज एक वारिस हमारा दिमाग खराब करने आ रहा है। देखो ना क्या जमाना आ गया है, जब पूरा परिवार मरा तो कोई कंधा देने वाला नहीं था, और अब देखो रोज एक नया आदमी हिस्सा मांगने आ रहा है। घोर कलयुग है। सर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के हिसाब से पप्पू के लेटर पे अभिजीत की ही साइन है। सर कॉल लोकेशन के मुताबिक राजा 11 जून की सुबह से लेकर 12 जून रात के 11 बजे तक पटना में ही था। सर जिस तरह के काम राजा करता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें गुमराह करने के लिए अपने फोन को किसी दूसरे लोकेशन पे छोड़ दें। यादव जी, मुझे नहीं लगता कि राजा को यह सब करने की जरूरत है। समझा नहीं सर? समझाता हूं। ये देखो, ये राजा अगर शिवम को मारता तो तभी मारता जब इसकी बहन इला प्रेग्नेंट थी। अगर मान भी ले कि राजा ने शिवम को मारा है तो इसके माँ बाप को क्यों मारेगा? और वैसे भी हमने पटना में उसकी एलिबाई चेक किए ना, 11 से 12 जून के बीच वो पटना में ही था। नहीं नहीं नहीं, ये राजा तो कातिल नहीं हो सकता। बच गए ना, चुपचाप निकल ले। सिन्हा साहब की प्रॉपर्टी पे सिर्फ हमारे बिटुआ का हक है, क्या समझे? खुशी खुशी मान जाओ, नहीं तो और भी तरीके आते हैं हमको, समझ गए ना? चलो रे। देखो अनुज, मेरा केस की वजह से वैसे ही दिमाग खराब है, ऊपर से तुम ये उल्टी बात कर रहे हो। अगर मैंने कहा है इंटरव्यू के लिए जाना है तो मतलब जाना है। जाओ, तुम्हारे इंटरव्यू की पूरी रिपोर्ट लूंगा मैं, समझे तुम? हाँ रखो अब। सर संजीव झा ने कल रात को सुसाइड कर लिया। क्या? हटिए साइड, हटिए। हटिए प्लीज, हटिए। आइए सर। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? हमने देखा था साहब, हम तुमके घर में दूध पहुंचाते हैं। 3 महीने का उधार था साहब, सोचा इस बार पैसा लेकर ही लौटेंगे।
बहुत देर से दरवाजा खटखटाए रहे पर दरवाजा नहीं खुला साहब। तब हमने खिड़की से झांक कर देखा साहब, तो हमने इनको लटका हुआ देखा। हमने मकान मालिक को फोन किया और बाद में आपको भी कॉल किया साहब। एम्बुलेंस को कॉल करो। सर शराब पी रखी थी इसने, दिखाओ। शायद शराब के नशे में इसने आत्महत्या कर लिया। ऐसा ही लगता है। इन सबको फॉरेंसिक के लिए भेजो। यादव जी सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। संजीव अरे तुमको क्या कर लिया संजीव? ये संजीव तुम्हारा दोस्त था ना? कुछ अंदाजा है उसने सुसाइड क्यों किया? काम धंधा नहीं चल रहा था साहब, बहुत दुखी रहता था। हमसे जितना बन पड़ा साहब हम किए। साहब दुखी तो था ही, दारू का लत लगा लिया। अब साहब एक ही दोस्त था साहब, देखिए खुद का जान ले लिया दारू के नशे में। वो भी चलो कहाँ गया संजीव? आपको क्या लगता है सर, सच में सुसाइड किया है या बात कुछ और ही है? यादव जी, इस प्रकाश कुमार और संजीव झा की पूरी डिटेल्स निकालो। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संजीव की मौत रात 10 से 11 बजे के बीच हुई थी, दम घुटने की वजह से, ना कि फांसी लगाने की वजह से। और संजीव के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मरने से 12 घंटे पहले तक उसने प्रकाश को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 15 कॉल्स किया है। और मरने से 1 घंटे पहले भी उसने प्रकाश को ही आखिरी बार कॉल किया था। और मर्डर के वक्त प्रकाश के मोबाइल की लोकेशन संजीव के घर की है। यादव जी ये देखिए, सिर्फ प्रकाश के मोबाइल की लोकेशन नहीं, ये आनंद के मोबाइल की लोकेशन भी मर्डर के वक्त संजीव के घर के पास ही की बता रहा है। हो ना हो, खूनी इन दोनों में से एक है। लेकिन सर संजीव को मारने का मोटिव क्या निकलता है फिर? मोटिव भी ये दोनों ही बताएंगे। उठा के लाओ दोनों को। सर हम सच बोल रहे हैं, हम तो संजीव के घर के पास गए भी नहीं थे। अगर झूठ बोलेगा तो और मार खाएगा। मार से बचना है तो सच बोल। बोल, सच बोल। सर ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, ये पापा हमको सिखा पढ़ा करके भेज रहे थे। उन्होंने कहा था कि संजीव को जाके बोले कि वो दुकान खाली कर दे। और जब सर ये बात हम बोल के निकले तब तक वो जिंदा था। और सर उसके बाद हम पप्पू के पास चले गए कि वो प्रॉपर्टी पे क्लेम ना करे। सर अब यकीन मानिए, ये सब पापा हमसे जबरदस्ती करवा रहे थे। हमको कुछ नहीं चाहिए सर, हम तो सिर्फ रमा से प्यार करते थे और वो हमें अब कभी नहीं मिलेगी सर, हम उन्हें कभी देख नहीं पाएंगे। इसकी हालत देख के तो ऐसा नहीं लगता है किसी का खून कर सकता है, और रमा का तो बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं ये प्रकाश क्या बोलता है। वैसे प्रकाश के बारे में मैंने एक चीज नोटिस की थी जो मुझे याद नहीं आ रही, क्या थी वो? क्या? सर अब अच्छे से याद कीजिए, अब तक हम प्रकाश से सिर्फ 2 ही बार मिले हैं। पहली बार जब वो पुलिस स्टेशन आया था डेथ सर्टिफिकेट के लिए हमसे एनओसी लेने, और दूसरी बार जब संजीव ने सुसाइड किया था, हम उसके घर से निकल ही रहे थे और वो वहां पहुंचा था। याद आया यादव जी, जब हम प्रकाश से मिलके अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो मैंने नोटिस किया। सर गोपाल, जिसने शिवम का मोबाइल उठाया था और जिसने स्टिकर और ग्रे कलर की गाड़ी के बारे में हमें कहा था, जो मर्डर के दिन अभिजीत सिन्हा की गाड़ी के साथ पार्क की हुई थी। यादव जी, उस प्रकाश की गाड़ी को फॉरेंसिक के लिए भेजो। अब देखते हैं कौन सी कहानी सुनाता है। काहे फंसा रहे हैं साहब? हमारे दोस्त का मर्डर का इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। काहे आप लोग को पैसा वैसा चाहिए क्या? तुम्हें फंसाने की जरूरत नहीं है हमें। तुम्हारे खिलाफ बहुत सबूत है हमारे पास। ये नहीं, तुम्हारे फोन कॉल्स की और तुम्हारी फोन लोकेशन की पूरी डिटेल्स। संजीव को मारने से पहले तुमने उससे फोन पे बात की थी ना, फिर अपनी दुकान से उसके घर गए थे ना, वहां आधा घंटा रुके थे, और उसके बाद 8:15 बजे तुम अपने घर गए थे। बोलो, आधा घंटा क्या कर रहे थे वहां? साहब इसमें कौन सा बड़ा बात है साहब? संजीव दोस्त है हमारा, दुखी था, उसका काम धंधा बंद है, सांत्वना देने गए थे। और साहब एक आधा घंटे बाद वापस भी तो आ गए थे। हाँ कहानी अच्छी है। अब ये भी बता दो, तुम्हारे गाड़ी के पीछे जो ब्लड स्टेन मिले हैं वो किसके हैं? अरे साहब वो तो मुर्गे का खून है साहब। दोस्तों के साथ पार्टी किए थे, 20 किलो मुर्गा कटवाए थे, वही गाड़ी में लेके गए थे साहब। वो मुर्गे का खून नहीं, वो इंसानों का खून है। अभिजीत सिन्हा और रत्ना सिन्हा के ब्लड से मैच करता है वो।
सच सच बोलो, वरना यादव जी को बोलेंगे तुम्हारी ऐसी रेल बनाएंगे कि झूठ बोलने लायक नहीं रहोगे। यादव जी बुआ का प्रॉपर्टी हमको मिल रहा था साहब, तो इस संजीव दुकान छोड़ने को तैयार नहीं था। ऊपर से साहब किराया देने के लिए भी मना कर दिया था। बोलता था कि तुमको तो सब फोकट में मिल रहा है, तो काहे दुकान का रेट लगाए हुए हो। साहब दोस्तों के साथ चिरकुट जैसे बात कर रहा था, तो हमको भी गुस्सा आ गया, तो हम उसके घर पे गए और ऐसा दिखाए कि जैसे हम उसका बात मान लिए। हमको मालूम था कि तुम हमारी परेशानी जरूर समझोगे। आई लव यू, आई लव यू। नहीं, ये तो हमें समझ में आ गया कि तूने प्रॉपर्टी के लिए मारा, लेकिन सिन्हा फैमिली को मारा कैसे? तो बार बार बोल रहे थे कि किराया भरो, नहीं तो चलते बनो। अब साहब अपने सगे भतीजे के साथ ऐसा कोई करता है क्या? दुकान खाली करो का धमकी सुन सुन के ना उपटा गए थे एकदम। तो हम सोचे कि मार डालेंगे, तो फिर हम फूफा जी को फोन किए और कहे कि किराया देने के लिए हम घर पे आ रहे हैं। देखो, हमको 6 महीने का पूरा किराया चाहिए, कौन बहाना नहीं। चिंता मत कीजिए फूफा जी, आज के बाद आपको कोनो तकलीफ नहीं होगा। पापा क्या बोला वो? सबका लाश गाड़ी में डाल के ठिकाने लगाने का प्लान बनाए थे। सबका फोन लिया, स्विच ऑफ किया, लेकिन साहब हमको शिवम का फोन नहीं मिला। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हम घर चले गए। फिर सोचे कि अगले दिन उन्हीं की गाड़ी से उन्हीं लोगों का लाश ठिकाने लगाएंगे। अगले दिन के घर पहुंचे, उनके गाड़ी की चाबी ढूंढ ही रहे थे, तभी साहब। अम्मा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? और अम्मा पापा कहाँ हैं? वो लोग बाहर की साइड है क्या? सर, अब परिवार में कोई बचा नहीं था, तो हमको लगा कि सब हमको ही मिलेगा। अब प्रॉपर्टी पे हक तो तुम्हें मिलने से रहा। हाँ, जिस सजा के तुम हकदार हो वो जरूर तुम्हें मिलेगी। जैसे अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही पर मिलता है, उसी तरह जुर्म की और पाप की सजा भी तय है। ये केस शुरू हुआ था एक लड़की के कत्ल से, जो शुरू में ऑनर किलिंग जैसा लग रहा था। शिवम का एंगल सामने आया तो प्रॉपर्टी के स्वार्थ जैसा लगा। राजा का एंगल जब सामने आया तो बदले की भावना से किया गया लगा। और जब सच्चाई सामने आई तो पता चला एक स्वार्थी रिश्तेदार ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने ही लोगों के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। इस केस में 1-2 नहीं, पूरे 4 बेगुनाह लोग मारे गए थे। कुल मिलाकर ये जरूर समझ में आया कि जुर्म ने दस्तक दी थी। पहली दस्तक तब मिली जब प्रकाश ने अपने रंग बदलने शुरू किए, और दूसरी दस्तक थी संजीव की एंट्री, जब प्रकाश अपने ही जैसे एक मक्कार को ले आया। सच्चाई ये है कि बुरी संगत में कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता। इसलिए मेरा मानना है, जब भी बुरी संगत में पड़ो सतर्क हो जाओ, वरना इस जुर्म की दस्तक हो सकती है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें